सर क्या लगता है कि इनकेस अगर कोई निवेशक यहाँ पर एंट्री करना चाहता है, कुछ कई सारे लोग होते हैं फिजिकल गोल्ड में भी यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, फिजिकल चांदी में भी निवेश करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा जो डिजिटल वाला मामला है उनके लिए थोड़ा सा सही नहीं है। क्या उनकी जो मानसिकता है यहाँ पर निवेश के लिहाज से सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ना कि सिर्फ खरीद के उसको रखने के लिए, उनके लिए क्या राय रहेगी सर इनकेस अगर वो फिजिकल के तौर पर उसको थोड़ा सा इग्नोर मतलब डिजिटल को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं और फिजिकल में जाना चाह रहे हैं तो? वेल अभिषेक, अगर आप देखें डिजिटल और फिजिकल जो एसेट्स हैं, हालांकि उन दोनों के जो प्राइस है वो इंटरनेशनली लिंक्ड ही है। अगर आप डिजिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटीज काफी ज्यादा मिल जाती है, जहां आप स्मॉल स्मॉल ट्रेंचेस में खरीद सकते हैं, आप उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आपको एवरीडे प्राइसेस के बारे में एक रेगुलेशंस के थ्रू पता चलता है, आपको एवरेजिंग आउट प्रॉपर होती है, आपकी एवरेज नेट वैल्यू नेट एसेट वैल्यू जो होता है, जिसको जो एवरेज एनएवी बोलते हैं, वो आपको रियलाइज होता है। नाउ द पॉइंट इज, अगर कोई इन्वेस्टर डिजिटल गोल्ड को बाईपास करके अगर फिजिकल एसेट्स की तरफ भी जा रहा है, सो दैट इज नॉट अ बैड प्रोपोजिशन। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट कि उनको जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, उसकी जो प्योरिटी होती है, उसकी स्टोरेज होती है, उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न होता है, जिसके कारण इन्वेस्टर थोड़े वेरी होते हैं। एंड स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि बीआईएस हॉल मार्किंग और ये सब आकर अब बहुत सारी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट प्रोसेस ऑलरेडी आ चुका है, बट स्टिल अभी भी 100% एक ट्रांसपेरेंसी आना रह गया है, जहां फिजिकल एसेट्स को लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर इन्वेस्टर गोल्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो यस डेफिनेटली एसआईपीज एंड एसटीपीज के माध्यम से इन्वेस्ट करे, और अगर फिजिकल एसेट्स में बाय करना चाहता है तो वो थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन वो स्मॉल स्मॉल ट्रेंचेस के थ्रू वो बाय करे, सो दैट एक प्रॉपर एवरेज आउट स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर वो काम करेंगे और एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो उनको एक एवरेज बाइंग प्राइस मिलेगी, जिसके कारण वो अपने इन्वेस्टमेंट्स में देख पाएंगे कि बढ़ोतरी होगी। ठीक है। अमित सर, कुछ सवाल यहाँ पर आए हुए हैं सिल्वर को लेके। अवदीप जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सिल्वर या गोल्ड, अभी इनमें से क्या चुने अगर इनकेस अगर निवेश करना हो, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है यहाँ पर ये। अभिषेक जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली इन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव का फील नहीं लिया है, और इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, डर को कैसे बाईपास किया जाता है, उसका तजुर्बा कम होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसे गोल्ड में ही जाना चाहिए, क्योंकि चांदी चंचल प्रवृत्ति की है, अचानक से बहुत बड़े बड़े डिब्बी दिखा देती है, यहाँ से करेक्शन आना चालू हुआ, 10,000 रुपये का लो लगा दिया, तब भी आई वोंट बी सरप्राइज, इस तरह की कमोडिटी है। तो बेटर ये होगा कि अगर फर्स्ट टाइमर है तो गोल्ड में जाइए, और गोल्ड में इतनी वोलेटिलिटी भी नहीं होती, और कम से कम गोल्ड एक हमें सेफ्टी कंसर्न के तौर पर भी हमें वो हमारे डर को हावी होने से हम पे बचा लेता है कि भाई चलो सोना है, आज नहीं तो कल ऊपर चला ही जाएगा, और इमोशनल वैल्यू भी होती है, तो गोल्ड में गोल्ड से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गोल्ड से यहाँ पर निवेश करने की सलाह है स्टार्टिंग। इन केस अगर आप प्रीशियस मेटल्स में करना चाह रहे हैं तो फिर गोल्ड बेहतर विकल्प यहाँ पर हो सकता है। सिद्धार्थ साहब, वैसे क्या लगता है कि गोल्ड ईटीएफ को डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो पे, या फिर एक तरह से सिर्फ हेजिंग के तौर पे इसको यहाँ पर देखना चाहिए कि इन केस अगर इक्विटी मार्केट यहाँ पर गिरेगा तब वहाँ पर हेज कर लेगा, उतना ही सीमित आपको यहाँ पर रखना चाहिए? वेल अभिषेक, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये दोनों की दोनों एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। यस ऑफ कोर्स, अगर ये हमें पिछले साल के जो इंडियन मार्केट से जिस तरीके से एक डाउनफॉल दिखाया है, उससे ये बात क्लियर कट एक चीज हो जाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए व्हाई नॉट गोल्ड? अगर आपको फॉरेन इक्विटीज रखनी है, इंडियन इक्विटीज रखनी है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, या फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, या गोल्ड रखना है, आपके पोर्टफोलियो में सारा जो है सारे जो प्रपोर्शंस है वो एक रिक्विजिट मात्रा में होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल। Now coming back to the gold, yes definitely gold can be the part of your portfolio। तो गोल्ड को पोर्टफोलियोज को होल्ड करने के पहली बात तो काफी तरीके होते हैं, चाहे वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ्स हो, चाहे अब तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड फंड्स है, पहले जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते थे वो भी है, या फिर इन दैट केस मल्टी एसेट फंड जिसके अंदर एक इंट्रिंसिक गोल्ड एंड सिल्वर है, आप उसके थ्रू अपने पोर्टफोलियोज में गोल्ड एंड सिल्वर को आप रख सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा, इस गोल्ड एंड सिल्वर को रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, फिर एट द सेम टाइम आप हेज होता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इट इज आल्सो अ हेज अगेंस्ट द इक्विटी मार्केट्स एज वेल। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली गोल्ड में इतनी बहुत भारी करेक्शन नहीं देखने को मिलती जैसे हमें रिसेंटली दिखी थी, बट यस ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड के अंदर भी एक सर्टेन स्टेबिलिटी रहती है, जो पोर्टफोलियोज को ओवरऑल इंट्रिंसिक स्टेबल बनाते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके पोर्टफोलियोज को एक नया फ्लेवर भी देते हैं। सो अभिषेक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई पर्सनली फाइंड के अलग अलग तरीके से जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज के अंदर गोल्ड इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो ये देखकर करते हैं कि पॉइंट नंबर 1, के पोर्टफोलियोज में 360 डिग्रीज का कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट टूल हो, जिसके थ्रू उनका पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाइड भी रहे, एंड एट द सेम टाइम उनके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो जब इक्विटी मार्केट्स नीचे गिरती।
सिद्धार्थ सर, आपके लिए एक सवाल यहाँ पर है, और प्राइम मेंबर है हमारे कन्हैया लाल जायसवाल जी। ये कह रहे हैं कि गोल्ड में लमसम अमाउंट कर सकते हैं या एसआईपी में यहाँ पर बाय करके अभी चल सकते हैं। हालांकि इससे पहले शुरुआत में ही आपने कुछ इस पे इंडिकेशंस दिए थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइम मेंबर है ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं दोबारा। वेल कन्हैया जी, मैं एक एजुकेटिव पर्पज से मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर इसकी डिटेल नॉलेज के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू कंसल्ट करें। मुझे लगता है कि गोल्ड में एसआईपीज एक लॉन्ग टर्म एवरेजिंग टूल के हिसाब से एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली लेनी चाहिए। जैसे हमने शो में बोला कि डिजिटल गोल्ड की एक सबसे बड़ी जो एक इंपॉर्टेंस है वो यही है कि आप उसको इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेंचेस में खरीद सकते हैं जहां आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी विजा विजा फिजिकल गोल्ड, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो एनएवीज है वो भी एवरेज आउट हो जाएगी। बट ये ऑफ कोर्स अगर आप 10 से 15% आप पैसा लमसम के फॉर्म में भी अगर आप गोल्ड में इस लेवल्स पे लगाते हैं तो मुझे लगता है दैट विल आल्सो बी अ बाइंग लेवल। इस गोल्ड ने ऑलरेडी 20-25% का करेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया था। तो अगर वैल्यू बाइंग के स्ट्रेटजी से 10 से 15% ऑफ पैसा अगर आप अभी लगा रहे हैं एंड द सब्सिक्वेंट पैसा आप एसआईपीज या एसटीपीज के फॉर्म में ट्रेंचेस में मूव ऑन कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, सो दैट विल बी अ गुड बाइंग टूल जहां पे आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी जो एनएवीज है वो निकल के आएगी। शुद्ध फार्मिंग करके एक आईडी बनी हुई है यहाँ पर, और अमित सर आपके लिए सवाल है, कह रहे हैं कि क्या अभी आपका मानना है कि सिल्वर का बॉटम जो है वो 1,80,000 के आसपास यहाँ पर बनेगा? बॉटम कहाँ देख रहे हैं सर? 1,80,000 का वैसे ये पूछ रहे हैं। अभिषेक जी देखिए, अगर 2,18,000 पहला तो पड़ा हुआ है 2,24,500 का, वो कटता है तो 2,18,000 का एक मेजर हर्डल रहेगा। अगर 2,18 कट गया तो 1,80,000 रुपए आराम से लग सकता है। तो पहले तो इन लेवल्स को कटने देते हैं। बाजार अभी साइडवेज है, शॉर्ट टर्म में बुलिश है, मीडियम टर्म में साइडवेज है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है। तो बाजार को बाजार की तरह से रिएक्ट करते हैं। 2,18,000 रुपए के नीचे अगर निकलता है तो 1,80 का भाव आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राह निकल कर आती है 1,80,000 के बॉटम वाले सवाल पर। इसके अलावा एक ग्राफिक यहाँ पर लेकर आते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग वाले भारतीय गोल्ड ईटीएफ्स कौन कौन से हैं एक बार समझते हैं उनको। सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर निप्पॉन गोल्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा 36 यानी कि करीब 37 टन जो है वो गोल्ड होल्ड यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 17.8 टन गोल्ड होल्डिंग इसके पास है। इसके बाद है एसबीआई गोल्ड यहाँ पर करीब 17 टन का गोल्ड ये लेकर चल रहा है फिलहाल। अभी एचडीएफसी गोल्ड की बात करें 15.4 टन ऑफ गोल्ड इसके पास है अभी होल्डिंग में। टाटा गोल्ड की बात करें 3.9 टन गोल्ड। कोटक गोल्ड की बात करें 9.5 टन गोल्ड। उसके बाद है एक्सेस गोल्ड 3.6 टन की गोल्ड होल्डिंग इसके पास फिलहाल यहाँ पर चल रही है। सिद्धार्थ सर, जितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन, जितना ज़्यादा होल्डिंग है, क्या ये इंडिकेशन है कि या एक तरह से इसको मान सकते हैं कि भरोसेमंद ईटीएफ है, इसमें निवेश किया जा सकता है? जैसे कि निप्पॉन इंडिया सबसे ज़्यादा 36.9 टन गोल्ड होल्डिंग्स लेके यहाँ पर चल रहा है। अभिषेक, अगर आप किसी भी गोल्ड के म्यूचुअल फंड को या गोल्ड के ईटीएफ्स को अगर आप उठा लें तो यस ऑफ कोर्स ये तो एक क्लियर कट आइडिया है कि उसमें लिक्विडिटी की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उनकी जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस से काफी कुछ रेप्लिकेट करते हैं। बट जिस तरीके से आप एक निप्पॉन की गोल्ड होल्डिंग्स या फिर अलग अलग फंड्स की आप गोल्ड होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, दैट क्लियरली डिसाइड्स द फैक्ट कि उनके ईटीएफ में या उनके पास कितना एक रिक्विजिट कंपोजिशन है गोल्ड उनके पोर्टफोलियो में, which clearly demarcates two very important things. Point number 1, उनके पास obviously एक strategic confidence है गोल्ड को लेकर, and secondly क्योंकि as a name suggests उनको true to level भी रहना पड़ता है, that is also an important thing because of which they have sufficient gold into reserves into their portfolios, certain gold compositions into their portfolios, और गोल्ड में इन्वेस्ट करके वो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ये बताना चाहते हैं कि एक गोल्ड एक अच्छा बाइंग टूल है या एसेट है, एसेट क्लास जहां इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न्स के साथ साथ एक स्टेबिलिटी भी मिलती है पोर्टफोलियोज में। लेकिन सर अगर इनके प्रदर्शन की बात करें, हालांकि उसमें बहुत सारा डिफरेंस नहीं देख रहा हूं मैं। क्वांटम गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, सबके एक साल के प्रदर्शन के लिहाज से माइनस मतलब 46% के अराउंड तो इनके वैसे रिटर्न्स हैं, और पार्शियल मतलब 0.02-0.05% के आसपास ही फर्क देखने को मिल रहा होगा। ये फर्क क्यों है जब अंडरलाइनिंग एसेट ही हमारा यहाँ पर गोल्ड है? तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स अभिषेक। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियोज होती है, गोल्ड की होल्डिंग्स होती हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और इनफैक्ट आल्सो द साइज ऑफ द फंड इज डज इट आल्सो मैटर्स अ लॉट। अगर आप ये सारे के सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करो तो आपको ये रियलाइज होगा कि गोल्ड ईटीएफ्स हैं या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, इनफैक्ट डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड्स है विद इन गोल्ड, उन सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली आएगा इन टर्म्स ऑफ देयर परसेंटेज रिटर्न्स, परसेंटेज कंपोजिशंस। बिकॉज अगर आप देखें तो पॉइंट टू पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी दो फंड हाउसेस का एग्जैक्ट सेम क्वांटम ऑफ फिजिकल गोल्ड एसेट्स है
उस पर डेफिनेटली कुछ चेंजेस आते हैं। किसी फंड में गोल्ड के फ्यूचर्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी के फंड में गोल्ड के फ्यूचर्स कम हो सकते हैं, फिजिकल गोल्ड किसी में ज्यादा है, फिजिकल गोल्ड किसी में कम है, या कैश कॉम्पोजिशन किसी में ज्यादा है और कैश कॉम्पोजिशन किसी में कम है। एंड एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि अल्टीमेटली जो रिटर्न्स हैं गोल्ड के वो क्या आने वाले हैं। तो मुझे लगता है अभिषेक, अगर इन सारे फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को एक बहुत बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एंड आइडियोलॉजी ये पता चल जाता है कि जो गोल्ड के जो वेरिएबल जो वेरिएंट्स हैं या गोल्ड के जो रिटर्न्स हैं जिसमें थोड़े बहुत एक डिस्ट्रीब्यूशनल चेंजेस दिखते हैं, वो इसलिए आता है बिकॉज वो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, यानी कि उसके बेसिस पे क्या हम लोग तय कर सकते हैं कि कौन सा निवेश सही है, कौन सा मतलब कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड थोड़ा सा कम यहाँ पर रिटर्न देगा, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ पर उसमें इतना माइनर डिफरेंसेस को इतना कंसीडर करके इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि किस फंड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मोर और लेस सारे के सारे जो गोल्ड प्राइसेस वो इंटरनेशनली लिंक्ड होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इतना माइनर वेरिएंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में काफी माइक्रो डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इतने पॉइंट टू पॉइंट तरीके से कॉम्पोजिशन की तरफ से आप नहीं चल सकते और आपको थोड़ा बहुत डेल्टा वेरिएशन आपको अपने पोर्टफोलियोज में एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। मतलब इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, आप किसी में भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस रिटर्न्स के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और जाट जी हैं अमृतसर यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि सर जी नवंबर सिल्वर माइक्रो सेल है उसमें 17,000 लॉस है, फरवरी में सिल्वर माइक्रो खरीदी हुई है उसमें 7,000 रुपये का फ़ायदा, क्या करना चाहिए? यानी इनकी पोजीशन हेज है। एक 17,000 रुपये ऊपर चल रही है माइक्रा और एक 7,000 रुपये ऊपर, यानी 10,000 रुपये जब बाजार बढ़ चुका था तब इन्होंने बाय कर लिए। तो अभिषेक जी जो बाय की पोजीशन है वो यहाँ से एग्जैक्ट 10,000 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 7,000 रुपये जो आपको आ रहा है नो डाउट उसमें 10,000 रुपये चला जाएगा, लेकिन जिसमें 17,000 रुपये जा रहा है वो प्रॉफिट में आने की ब्राइट पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो जिसमें 7,000 आ रहा है उसमें 3,000 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेके चले और अगर वो कट जाता है तो मंदी को होल्ड करें। और तेजी के लिए अभी ये कहाँ तक जाएगी, 239 तक एक पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम अपसाइड। 238 239 के आसपास रिस्क लेना चाहें तो वहां पर लॉन्ग का प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट को होल्ड कर सकते हैं। 240 के ऊपर निकले रुके क्लोज हो तो वापस से लॉन्ग करके हेज कर दें चुपचाप से। ठीक है, तो ये निकल कर आती है। सर हमें पता चला है कि शायद आपके जाने का वक्त हो गया अमृतसर, लेकिन जाने से पहले एक दो सवाल और पूछूंगा आपसे। सर गोल्ड और सिल्वर में हम लोग ने यहाँ पर बात की, आपको क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोटेंशियल किसमें ज़्यादा है, यहाँ पर गोल्ड में या फिर सिल्वर में? देखिए अभिषेक जी, अगर 8 से 10 साल का नजरिया लेके चलते हैं तो सिल्वर में पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट से पैनिक होने से बचना है, अपने पोर्टफोलियोज को हेज करना है, आखिरकार सेंट्रल बैंक भी कोई पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वो अपने आप को हेज करने के लिए अपने गोल्ड को एक्वायर करती हैं और गोल्ड को परचेज करती रहती हैं। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको पोर्टफोलियो को हेज करना है तो गोल्ड एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको रिटर्न के प्रोस्पेक्ट से 7-8 साल के लिए होल्ड करना है तो सिल्वर बेटर है, क्योंकि आज नहीं तो कल इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप करेगी, जो फंडामेंटल है वो बाजार में उसको हेल्प करेंगे बढ़ने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से सिल्वर और शॉर्ट टर्म के नजरिए से 5 साल से नीचे की अवधि के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देख रहे हैं यहाँ पर तो सिल्वर यहाँ पर ज़्यादा मुफीद है। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा देख रहे हैं तो फिर गोल्ड, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्ड भी अच्छा होता है, लेकिन वोलेटिलिटी से अगर बचना है तो फिर गोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा इनकेस अगर शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो। सर ईयर एंड तक आप क्या देख रहे हैं, या फिर दिवाली की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि आपको कहाँ भाव जा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के? अब अभिषेक जी मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली तक यहीं पर भी भाव रहे तो सरप्राइज इसी रेंज में रहेगा। ओहो, हाँ, इन्हें 2,40,000 रुपये सिल्वर हो सकती है, 1,50,000 51,000 रुपये चांदी हो सकती है। तो ये भी एक्चुअली अच्छे रेट हैं। अगर हम अभी देखा हमने 46% का गेन है एक साल में। 46% का गेन मामूली गेन नहीं होता है, और अगर हम हर दिन ईद की एक्सपेक्टेशन करें तो वो तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर पूनम और अमावस्या भी महीने में 2 ही बार आती है, एक दिन आती है इनफैक्ट। तो अभी ये टाइम करेक्शन में बाजार कभी शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा, कभी शॉर्ट टर्म में बेरिश हो जाएगा, इसी तरह से चलता रहेगा। मुझे लगता है बहुत बड़े अभी लोग एक्चुअली सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे सारे एनालिस्ट लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। $6,000 हो जाएगा, $7,000 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन रिपोर्ट्स पे अभी 1-1.5 साल तक के लिए अग्रेसिव, इन रिपोर्ट्स को पढ़ के अग्रेसिव बाय प्लान और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए अभिषेक जी। ठीक है, यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, और जैसे कि सर ने यहाँ पर बोला है कि दिवाली या फिर ईयर एंड के आसपास आपको जो गोल्ड के जो भाव हैं या फिर सिल्वर के भाव हैं इसी रेंज पे ही देखने को मिल सकते हैं।
खरीदार के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये ठीक भी है सर, और अगर लेकिन निवेशक के लिहाज से देखा जाए वो उम्मीद कर रहा हो कि शायद ईयर एंड तक थोड़े से बढ़ जाएंगे, वो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं भी निराश हूं। अभिषेक जी अभी की रिपोर्ट देखिए ना, रिपोर्ट 7-6 हज़ार डॉलर की भी आ रही है, और बीच जी। में 1 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें डेथ क्रॉस की बात कर रहे थे और 50% गोल्ड करेक्शन की भी बात कर रहे थे। तो रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, और रिपोर्ट्स के बेसिस पे अपने को अपना नजरिया नहीं बनाना है। लेट राकेश झुंझुनवाला जी एक बात कहते थे, भाव भाव भगवान छे। तो भाव पे नजर बना के रखें, भाव जैसा चले वैसे अपने आप को मोल्ड कर ले। अभिषेक जी चलिए, थैंक यू सो मच अमित सर इन तमाम जानकारी देने के लिए गोल्ड और सिल्वर पे।